Good evening to all. This is Ritu and welcome to Study More Knowledge. तो आज हम करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को। लास्ट क्लास में हमने किए थे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस, आज हम करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो जो DTPLSB के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, वो चाहे टीचिंग एग्ज़ाम्स हो या फिर कोई और एग्ज़ाम्स हो, सभी में लगभग पैटर्न सेम रहता है क्वेश्चंस का। तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे जो भी DTPLSB के आप देने जा रहे हैं। इसके अलावा बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे, KVS हो या फिर कोई और एग्ज़ाम हो जिसमें भी रीजनिंग पूछी जाती है और इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये उन सभी के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये यहाँ पर इंग्लिश में दिए हुए हैं, तो आप दोनों लैंग्वेज में देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। तो डायरेक्शन के क्वेश्चंस के लिए क्या है कि हम साथ साथ बना लेते हैं। क्या पूछा है हमसे, एक व्यक्ति अपने घर से 7 किलोमीटर पूर्व में जाकर, ये डायग्राम भी साथ साथ बना लेते हैं। तो एक घर दिया हुआ है किसी का, एक व्यक्ति है जिसका ये घर है। तो अपने घर से 7 किलोमीटर पूर्व में जाकर, 7 किलोमीटर पूर्व जाएगा, वो इधर जाएगा, इधर होगी पूर्व दिशा, तो 7 किलोमीटर ये पूर्व में जाता है। उसके बाद 7 किलोमीटर ये जाता है उत्तर में, उत्तर इधर होगा, तो 7 किलोमीटर ही इधर चलता है ये। फिर क्या है कि फिर 7 किलोमीटर पूर्व में जाता है, उत्तर में जाने के बाद फिर से पूर्व में जाता है ये 7 किलोमीटर। इसके बाद पुनः 7 किलोमीटर उत्तर में जाता है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया है हमारा, और सेम डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो जिस भी दिशा में इसने दूरी तय की है वो 7-7 किलोमीटर इसने तय की है हर बार। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है उसके द्वारा तय की गई ऊर्ध्वाधर दूरी क्या है। ऊर्ध्वाधर मैं इंग्लिश में बता देती हूँ, वर्टिकल दूरी हमसे पूछी है, वर्टिकल डिस्टेंस हमसे पूछा है। वर्टिकल मतलब क्या होगा, देखो हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे और वर्टिकल होता है ऐसे लंबा। तो ये वाली दूरी हमसे पूछी है, ये वाली दूरी, ये वाला जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये वाली दूरी उसने कितनी तय की है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ये वाली दूरी है और ये वाली दूरी है हम आपस में ऐड कर देंगे, तो ये वाला 7 और ये वाला 7 किलोमीटर ऐड हो जाएगा। 7 + 7 कितना हो गया, 14 किलोमीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा उसके द्वारा जो उसने वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है वो हो जाएगा 14 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है। देखो साथ साथ बना लेते हैं। श्री पवार पश्चिम में 10 किलोमीटर जाते हैं। देखो पश्चिम किधर है, ये हम सेंटर पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर पश्चिम होगा इधर। पश्चिम में 10 किलोमीटर हो गया ये इनका। उसके बाद दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलते हैं। अब देखो कोई व्यक्ति अगर इधर से चल रहा है इधर की तरफ, तो उसका दायां कौन सा होगा, उसका दायां हो जाएगा ये वाला। तो दाएं चलकर वो कितने किलोमीटर चलते हैं, वो चलते हैं 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर लिख देंगे यहाँ पर। फिर दाएं मुड़ते हैं ये, मतलब फिर से ये दाएं मुड़ते हैं और कितना चलते हैं, ये चलते हैं 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हमसे पूछा है वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो हमसे पूछी है डायरेक्शन, वो अब कौन सी दिशा में है। अब देखो ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये है और ये है एंडिंग पॉइंट, और हम अगर इसे मिला दें इस तरह से अगर हम मिला दें तो देखो ये डायरेक्शन कौन सी बन जाएगी। देखो इधर होता है नॉर्थ और इधर होता है वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाली डायरेक्शन क्या कहलाती है, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा इसका आंसर, हिंदी में बोलेंगे उत्तर पश्चिम। तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट। कुछ इस तरह का डायग्राम इसका बन जाएगा। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने घर से शुरू करते हुए सचिन उत्तर की ओर 8 मीटर चलता है। देखो ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो डायरेक्शन के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं DT+B में, तो बना लेते हैं डायग्राम साथ साथ। तो सचिन किधर चलता है, उत्तर की ओर चलता है, ये यहाँ से बना लेते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया हमारा। और ये कितना चलता है यहाँ से, 8 किलोमीटर, सॉरी 8 मीटर, 8 मीटर में दूरी दी हुई है तो मीटर लिख लेंगे। उसके बाद है, फिर बाएं मुड़कर 6 मीटर चलता है। बायां किधर होगा इसका, जब ये इधर की तरफ फेस है इसका, तो बायां हो जाएगा ये। तो बाएं मुड़कर कितना चलता है, 6 मीटर, 6 मीटर लिख लेंगे यहाँ पर। इसके बाद फिर दक्षिण की ओर 3 मीटर चलता है। दक्षिण कौन सा हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा इधर वाला हिस्सा। कितना चलता है, 3 मीटर, इधर लिख लेंगे 3। और अंततः 6 मीटर पश्चिम में चलता है। अब पश्चिम हो जाएगा इधर, तो कितना चलता है पश्चिम में, 6 मीटर, 6 यहाँ पर लिख देंगे। अब हमसे पूछा है, अब हमें बताया गया है कार्यालय पहुँच जाता है ये, तो ये अपने ऑफिस पहुँच गया। यहाँ पर था इसका घर, ये घर है, ये हो गया ऑफिस जहाँ पर ये पहुँच गया। अब उसके कार्यालय से घर के बीच की दूरी क्या है, तो घर से कार्यालय के बीच की दूरी पूछी है, तो ये दूरी जो हो जाएगी ये वाली हो जाएगी, ये वाली हमें बतानी है क्योंकि ये नहीं दी हुई है। अब ये वाली दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय अगर आपने पढ़ा है तो उसके थ्रू इसका आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय में हमें दो जो वो होती हैं, दो साइड हमें पता होनी चाहिए, ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो ये वाली साइड हमें ऐसे मिला देंगे, यहाँ से इस तरह से यहाँ तक मिला देंगे। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, देखो इधर जो है ये हो गया 6 और 6 और 6, ये ऊपर जो दिया हुआ है यही तो होगा, ये भी डिस्टेंस यहाँ का भी 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया। और इधर का डिस्टेंस देख लेंगे हम, इधर का कितना है, इधर देखो टोटल तो ये 8 है, 8 में से 3 हट गया, 3 ऊपर चला गया, ऊपर का एरिया है 3 मीटर, तो बाकी बचता है 5 मीटर। तो 5 प्लस, और इसको हम कैसे लिखेंगे, 12 स्क्वायर और 5 का स्क्वायर अंडर रूट में हम इसे लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में कुछ इस तरह से हम करते हैं सॉल्व। तो प्लस में रखेंगे हम इसे दूरी को, और अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 होता है 12 का स्क्वायर, अंडर रूट अभी लगा रहेगा, प्लस 5 का स्क्वायर कितना है 25। जब हम इन्हें जोड़ देंगे तो कितना बनेगा 169, और 169 अंडर रूट वैल्यू किसकी होती है, ये होती है 13 की। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 13 मीटर। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो डायरेक्शन के अलावा अब दिया हुआ है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। इसमें देखो, इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपको पता होगा फैमिली ट्री अगर आपको बनाना आता है तो बहुत इजी हो जाती है चीज़ें इसमें। फैमिली ट्री वही ऊपर दादाजी हम बनाते हैं, दादाजी अगर है तो, फिर नीचे फादर है कोई तो बनाते हैं, तो नीचे बनाते हैं, फिर नीचे अगर कोई उनका बेटा है तो नीचे बनाते हैं, और प्लस माइनस का साइन इसमें लेते हैं, माइनस का साइन लेते हैं फीमेल के लिए और प्लस का लेते हैं मेल के लिए। कुछ इस तरह से ही हम सॉल्व करेंगे इसमें भी। तो देखो हमसे पहले पूछा है, हम स्टेप बाय स्टेप बनाते चलेंगे। ए के पिता की सास, सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, ए लिख लेंगे हम। ए के जो पिता हैं, पिता यहाँ पर आएंगे, तो जो पिता हैं इनके, पिता को हम एफ से डिनोट कर देते हैं। पिता की जो सास है, अब सास जो होगी पिता की वो कौन होगी, सास होगी जो वाइफ की माँ होगी। क्लियर। तो ये जो इसकी माँ हो जाएगी वो हो जाएगी इनकी सास।
तो ये फीमेल है, इनको वैसे माइनस से भी डिनोट कर देते हैं, और हम इस तरह से सर्कल और स्क्वायर में भी, मतलब सर्कल में रखते हैं फीमेल को और मेल को रखते हैं हम सर्कल में, सॉरी स्क्वायर में। तो ये फादर हो गए, फादर की जो सास है तो ये बन जाएंगी सास, क्योंकि वाइफ की जो माँ होती है वो होती है सास। तो ये यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये हो गई इनकी सास। आगे का स्टेप क्या लिखा हुआ है, सास की इकलौती बेटी का पुत्र। अब सास की जो इकलौती बेटी होगी, इकलौती मतलब एक ही है, तो बेटी कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी ये इकलौती बेटी। अब बेटी का जो पुत्र है, पुत्र को क्या नाम दिया हुआ है, बी। अब ए तो ये है, एक संतान तो ये हो गई, अब इट मीन्स बी दूसरी संतान है, तो ये इन दोनों की जो संतान हो जाएंगी, ए तो ऑलरेडी बताई हुई है हमें, तो बी भी हो जाएगी इन दोनों की ही संतान। इसको हम इस तरह से एरो लगा देंगे, तो बी और ए और बी क्या है, ये हैं भाई बहन भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं, क्योंकि बी का तो हमें पता है जेंडर, ए का हमें पता नहीं है, क्योंकि पुत्र है ये, तो बी तो हो जाएगा मेल। अब ए जो है, ए का हमें जेंडर पता नहीं है, क्योंकि हमें बताया नहीं है। अब हमसे क्वेश्चन क्या किया गया है, ए बी से किस प्रकार संबंधित है। अब मैंने आपको बताया ये आपस में बहन भाई भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी रिलेशन इनका हो सकता है, इसलिए हम क्लियर नहीं कह सकते भाई है या बहन है, कौन है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर हमें जेंडर बताया होता ए का, तो हम क्लियरली बता सकते थे कि ये भाई है या बहन है, क्योंकि हमें बी का जेंडर पता है, क्योंकि हमसे ए का ही रिलेशन पूछा है। बी का पूछा होता तो बी का हम बता सकते थे कि बी भाई है ए का। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ब्लड रिलेशन का ही है, लेकिन ये कोडिंग है। कोडिंग में जो ब्लड रिलेशन पूछे जाते हैं, ये वो क्वेश्चन है। देखो इनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमें क्या बताया हुआ, देखो इनमें कोडिंग की हुई होती है साइन से, सिंबल से। जैसे कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, मल्टीप्लाई का अर्थ है ए बी का पिता है, डिवाइड का अर्थ है ए बी की माता है। तो अब इसी तरह से देखें, साइन के आधार पर हमसे नीचे रिलेशन पूछा गया है कि एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है। ये देखो ये हमें दे दिया है साइन के थ्रू, और हमसे पूछा गया है कि किस तरह से एम क्यू से संबंधित है। तो हम कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पर तो हमें ए बी दे दिया है, यहाँ पर हमें अलग ही टर्म्स दे दिए हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे। तो आपको ये लेटर्स नहीं देखने हैं, ए बी या फिर एम एन ओ पी क्यू, ये नहीं देखने हैं, आपको सिर्फ सिंबल्स पे ध्यान देना है। सिंबल्स पे कैसे ध्यान देंगे, तो देखो इसमें ध्यान ऐसे देना है आपको, जैसे जो ए है ना, जो ए है वो बी का क्या है, पुत्र है। तो जो पहले वाला है उसका रिलेशन ये दिया हुआ है, जो हमें रिलेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है पहले वाले पर्सन का, ये वाले पर्सन का। तो हम इसको क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करने के लिए लिख लेंगे, जो सिंबल्स हैं उनके आगे रिलेशन लिख लेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। देखो कैसे लिखेंगे, प्लस के आगे क्या लिखेंगे, पुत्र, माइनस के आगे क्या लिखेंगे, पुत्री, फिर आगे क्या दिया हुआ, मल्टीप्लाई के आगे लिख लेंगे पिता, और नेक्स्ट क्या दिया हुआ, डिवाइड, तो डिवाइड के आगे क्या लिख लेंगे, माता। देखो बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादा तो करने पर उलझ जाएंगे हम। बस हमें साइन के आगे ये लिख लेना है, और हमें ये समझना है कि जो पहले वाला है उसी का ये रिलेशन दिया हुआ है बाद वाले इंसान से। ऐसे ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हम ट्री बना लेंगे, फैमिली ट्री जो होता है। अब जैसे देखो मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, पिता। तो और मैंने बताया था आपको जो पहले वाला है उसका ये रिलेशन है दूसरे वाले से। तो एम कौन है, पिता है, किसका, जो नेक्स्ट टर्म दी हुई है एन का। तो ऐसे बना देंगे हम।
फिर प्लस दिया हुआ है, प्लस का मतलब क्या है, पुत्र है। किसका, नेक्स्ट टर्म मतलब ओ का। तो n पुत्र है ओ का। अब देखो क्योंकि m से तो रिलेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, m पिता है, m तो हो गया पिता, और अब ये o का भी बेटा है, n m का भी बेटा है और o का भी बेटा है। तो इट मीन्स अब किसका रिलेशन होगा इससे, ये हो जाएगी इसकी मदर, o हो जाएगा, इस o क्या हो जाएगी, इसकी मदर हो जाएगी। तो इसका भी हम लिख लेंगे रिलेशन। फीमेल दिखाने के लिए, फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस का साइन लगा देंगे। अब इसके बाद देखो पुत्र का भी हम ये हमें पता है, जेंडर पता है इसका, इसमें प्लस लगा देंगे। और ये m क्या था, मल्टीप्लाई था, सॉरी ये तो मैंने साइन मेल का लगाया हुआ है। तो अब इसके बाद देखते हैं o का, o का हमें दिया हुआ है। तो अब साइन देखेंगे हम माइनस का, माइनस का साइन किसका है, पुत्री का। तो o जो पुत्री है किसकी है, p की। अब इसको हम यहाँ पर बना देंगे p को। तो o हो गई पुत्री p की। इसके बाद है डिवाइड का, तो डिवाइड क्या है, माता है ये किसकी, क्यू की। अब क्यू की ये माता है, तो अब यहाँ पर जो भी होगा, ये हो गई फीमेल। तो अब इसका कोई ये बहन भाई होगा ओ का यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ पर बना देंगे क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बची, साइड में आता वैसे ये। तो अब हमसे क्या पूछा है, एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो एम का संबंध पूछा है, तो एम की जो वाइफ है, एम की वाइफ का ये जो भी है, बहन है या भाई है, उसके क्या लगेगा एम, तो ये क्या लगेगा, बहनोई या साला हम कहेंगे। तो इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन। ये दो रिलेशन दिए हुए हैं ना, तो बहनोई आएगा, साला तो नहीं लगेगा, साला तो ये लगेगा क्यों। तो इसका जेंडर हमें क्लियर नहीं है, तो इसलिए हम इसे फर्स्ट वाले उसको मानेंगे, बहनोई को मानेंगे, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखो ये जो है, ये हमें पज़ल दी हुई है, एक पज़ल सॉल्व करने का तरीका क्या है। पज़ल सॉल्व करने के लिए आप उसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लो, मतलब कि बहुत ही सिंपल तरीके से बना लो, जिससे कि आप इसमें उलझे ना। इसके बाद आप इसका कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं ईजिली। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको 7 व्यक्ति दिए हुए हैं, तो ये क्या है, ये पंक्ति में बैठे हुए हैं। अब देखो इसके लिए हम पंक्ति बना लेंगे। अब क्योंकि हमें पता नहीं है, फेस इनका बताया नहीं है किधर है फेस, तो हम नॉर्थ की तरफ फेस करके इनको बना लेंगे, इस तरह से बना लेंगे, 7 की जगह बना लेंगे। तो ये हो गए 7 पर्सन की जगह हो गई। अब देखो इनका हम फर्स्ट लेटर ले लेंगे, तो एक पंक्ति में बैठे हैं, रेक्स और सैम एक दूसरे के आगे बैठे हैं। अब देखो इसको हम लिख नहीं सकते फ़िलहाल, तो इसको हम साइड रखेंगे, जो चीज़ क्लियर नहीं है उसको हम साइड रखेंगे, तो ये साइड है। इसके बाद क्वीन और वाली के बीच में ठीक 4 व्यक्ति होना आवश्यक है, तो ये हम लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं, ईजिली हम लिख सकते हैं इसे, तो इसको हम लिख लेंगे। तो 4 व्यक्ति कब होंगे, या तो क्वीन और क्वीन यहाँ पर हो और वाली यहाँ पर हो, तब आ जाएंगे इनके बीच में 4। कितने व्यक्ति बनाए हैं मैंने, 7। हाँ ये यहाँ पर नहीं होगा, ये आ जाएगा यहाँ पर। देखो इनके बीच में आ गए 4, ठीक है। एक तो हम ये कंडीशन बना सकते हैं, दूसरी हम बनाएंगे, देखो कुछ इस तरह से, दूसरी भी हमें बना लेनी है, क्योंकि दोनों तरह से ये सवाल बन सकता है आपका। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यू को हम यहाँ पर रखेंगे इस वाली कंडीशन में, और वी को हम यहाँ रखेंगे। तो दोनों कंडीशन हमने बना ली हैं, जो भी चलेगी आगे वो हम रखेंगे फिर आगे। अब हमें दूसरा क्या कंडीशन दी हुई है, सैम क्वीन के ठीक दाएं बैठे हैं। तो देखो क्वीन की हमें जगह पता है, तो हम क्या करेंगे, सैम को ठीक दाएं बैठा देंगे, सैम यहाँ पर आ जाएगा, इसमें भी सैम यहाँ पर आ जाएगा।
तो क्योंकि ये फेसिंग है नॉर्थ, उस हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं इसे, क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं दी हुई है किधर की तरफ मुँह करके बैठे हैं हम, तो हम नॉर्थ में ही मुँह करेंगे इनका। उसके बाद टॉम और पॉल के बीच दो व्यक्ति हैं, टॉम और पॉल। अब क्योंकि हमें टॉम और पॉल की भी जगह नहीं पता है कहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इसको भी हम अभी रहने देंगे। तो हम क्या देखेंगे, रेक्स और सैम एक दूसरे के आगे बैठे हैं, आगे नहीं मतलब ये एक दूसरे के पास में बैठे हैं, ये गलत लिखा हुआ है इसमें, नेक्स्ट इंग्लिश वाले में मैंने देखा है नेक्स्ट टू ईच अदर बैठे हैं ये। तो रेक्स और सैम, तो सैम यहाँ पर है तो रेक्स आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इधर तो क्यू हो गया क्वीन, तो यहाँ पर तो आएगा नहीं, तो इधर ही आएगा राइट साइड में। तो ये हो गई इनकी पोजीशन। अब हमारे और कौन सी लाइन रह गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली भी हो गई, सैम क्वीन के ठीक दाएं बैठे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बनाएंगे टॉम और पॉल के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, टॉम और पॉल। अब देखो टॉम और पॉल की कोई सी की भी जगह हमें है नहीं पता, तो हम खुद से बनाएंगे। अब देखो दो व्यक्ति कब कहाँ कहाँ आ सकते हैं, देखो इसमें तो नहीं आ सकते, टॉम को अगर हम यहाँ रखेंगे तो पॉल के लिए जगह है क्या, यहाँ पर नहीं है, ये नहीं होगा। टॉम को अगर हम यहाँ पर बिठाएंगे तो यहाँ पर भी नहीं बिठा सकते, तो ये वाली जो हमारी ये है पज़ल, ये वाली हो जाएगी कैंसिल, क्योंकि इसमें जगह ही नहीं बच रही है पॉल और टॉम के लिए। अब अगर हम इस वाली में देखें तो यहाँ पर तो वी है, टॉम और पॉल की हम यहाँ पर जगह बना सकते हैं, जैसे या तो हम यहाँ पर टॉम को बना दें, यहाँ पर पॉल को बना दें, या फिर यहाँ पर टॉम को रख सकते हैं और यहाँ पर पॉल को रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी आ सकता है एक दूसरे की जगह पर। अब बीच वाली जगह बची, अब कौन बचा है हमारे पास बचा है यूनिफ, यूनिफ बचा है, तो यूनिफ आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम पज़ल को सॉल्व करते हैं, इस तरह की जो कि पंक्ति वाली जो पज़ल दी हुई होती है इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उनकी हम बना लेते हैं। हमने दो बना ली थी ये, तो एक हमने कैंसिल आउट कर दी क्योंकि उसमें फिर आगे नहीं बन पा रही थी वो, तो एक हमने कैंसिल कर दी। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। तो अब हमसे क्या पूछा है, तो वाली के तुरंत बाएं कौन बैठा है, तो वाली मतलब वी से रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने, वो ये है यहाँ पर, और बाएं कौन बैठा है, तुरंत बाएं हमसे पूछा है, तो ये बैठा है यूनिफ, तो यूनिफ इसका आंसर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन होगा इसका आंसर। तो ये थी पज़ल, काफ़ी इंटरेस्टिंग पज़ल थी ये, इसी तरह से पज़ल सॉल्व करनी है। इसके बाद नेक्स्ट पज़ल दी हुई है, पज़ल भी क्या दी हुई है इसमें, और डायरेक्शन के क्वेश्चंस भी गई थे, हिंदी में देख लेते हैं, वैसे इंग्लिश में भी ये दी हुई है ऊपर। देखो पी क्यू आर एस और टी 5 वक्ता हैं, वक्ता मतलब स्पीकर्स, बोलने वाले, मतलब ये भाषण देते हैं कहीं पर, ठीक है। तो अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम, किस तरह से बनाएंगे। देखो इधर हम लिख लेते हैं इनका नाम पी क्यू आर एस और टी, ठीक है। अब इधर हम बनाएंगे इनका जो है क्रम से बोलते हैं ये। तो 5 लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है 5 दिन ही बोलेंगे ये, क्योंकि एक दिन है सबका। तो इस तरह से लिख लेते हैं हम इनका नंबर्स, 5 नंबर तक लिख लेते हैं। अब रिपीटिशन नहीं होता किसी का भी, तो एक एक दिन हर कोई बोलता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, टिक लगा देंगे उसके सामने जो जिस दिन बोलता होगा। एक चीज़ और करेंगे हम इसमें, अभी बताती हूँ मैं आगे, चलो पहले शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। देखो क्रम से बोलते हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे, आर ना तो पहला और ना ही आखिरी वक्ता है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे, पहला भी नहीं है ये और ना ही ये आखिरी है, ठीक है। 2 के आगे या तो क्रॉस लगा लेंगे या तो फिर हम यहाँ पर लिख लेंगे फर्स्ट और फिफ्थ, ये नहीं है, क्रॉस वाले हम इधर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है एस के बाद 3 वक्ता हैं और टी से पहले 3 वक्ता हैं। देखो एस के बाद 3 वक्ता हैं, 3 वक्ता हैं मतलब 1 2 3, तो मतलब एस की पोजीशन क्या है, ये वाली सेकेंड पोजीशन, क्योंकि तभी तो 3 आएंगे एस के बाद। अब टी का भी हमें दिया हुआ है, टी के पहले 3 वक्ता हैं, तो टी का भी हम देख लेंगे 1
2 3, 3 हो गए। तो यहाँ पर आ गई टी की पोजीशन। इसका मतलब इसके लास्ट वाली भी जगह खाली होगी, इसके बाद वाली भी। अब देखो 2 की पोजीशन हमें पता चल गई है, एस की पता चल गई है, टी की पता चल गई है। अब आगे क्या दिया हुआ है, पी क्यू के बाद बोलता है तो अंतिम वक्ता कौन है। पी आएगा क्यू के बाद। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे आर के लिए हमें बोला गया है ना तो ये फर्स्ट पे आएगा और ना ही फिफ्थ पे आएगा। तो अब ये दोनों जगह तो इसके लिए ख़त्म है। तो 2 के लिए बचा कौन, अब एस भी इस पे नहीं है, टी भी इस पे नहीं है, 2 ही लोग हमारे पास बचे हैं। अब क्योंकि हमें बताया गया पी आएगा क्यू के बाद, तो पी क्यू के बाद आएगा तो पी आ जाएगा यहाँ पर, पी यहाँ पर आ जाएगा फिफ्थ पे। तो पी की ये चारों जगह खाली। अब फर्स्ट पर आर तो है नहीं और बाकी कोई भी नहीं है, तो क्यू आ जाएगा फर्स्ट पर। तो इस तरह से हमारी पज़ल हो चुकी है फिल। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि अंतिम वक्ता कौन है, अंतिम स्पीकर कौन है, लास्ट में कौन बोलता है। तो लास्ट में कौन बोलता है, पी हो जाएगा इसका आंसर, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से पज़ल आप सॉल्व करेंगे, पज़ल सॉल्व कर लेंगे आप। इस तरह से ही आपको बनाना है इसका टेबल, और इजी रहेगा ये सॉल्व करना इसी मेथड से। बढ़ते हैं आगे, 2-3 क्वेश्चन और लेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखो एक और क्वेश्चन है इसमें पज़ल का ही। पज़ल ये वाली जो पज़ल है ये टेबल की पज़ल दी हुई है। तो टेबल हम ले लेंगे राउंड, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है किस तरह की टेबल है, तो राउंड टेबल ले लेंगे। और क्योंकि 5 ही लोग हैं तो बनाना भी इजी रहेगा। 1 2 3 4 और 5, तो 5 पोजीशन हमने बना ली हैं। कुछ इस तरह से ही आप पहले ही तैयार कर लें, जितने लोग दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही। इसके बाद देखो हमसे बताया गया है पी आर के बाएं 2 सीट बाद है। पी कहाँ है, आर के बाएं। तो आर हम कहीं भी बना सकते हैं, हमारी मर्जी है, क्योंकि ये फेसिंग होंगे सेंटर। टेबल के चारों ओर बैठे तो ऑब्वियस सी बात है इधर कोई मुँह करके बैठे होंगे सेंटर की ओर। तो आर को हम कहीं भी बना सकते हैं। तो आर के बाएं 2 सीट बाद क्या है, पी है। तो 2 सीट छोड़ देंगे, 1 2 आ जाएगा यहाँ पर पी। क्लियर। इसके बाद क्यू आर के दाएं 2 सीट बाद है। क्यू की पोजीशन भी दी हुई है, ये आर के दाएं 2 सीट बाद है। 1 सीट ये हो गई और एक पी ने घेरी हुई है पहले से सीट, 2 हो गई ये। यहाँ पर आ जाएगा क्यू दाएं, हम दाएं बोला गया ना, क्यू के दाएं ओर, सॉरी आर के दाएं ओर। इसके बाद यदि एस क्यू और आर के बीच बैठा है, एस कहाँ पर है, क्यू और आर के बीच, तो यहाँ पर आ जाएगा एस। तो पी के तुरंत दाएं कौन बैठा है। अब देखो ये तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है। पी के दाएं कौन बैठा हुआ है, पी के दाएं बैठा हुआ है क्यू। तो इसका आंसर भी हो जाएगा क्यू, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सिलोग से, सिलोग्स या सिलोजिज्म भी बोलते हैं इसे कुछ लोग। तो इसमें हमें पहले क्या दिया हुआ था, स्टेटमेंट दी हुई होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें निष्कर्ष दिया होता है, कंक्लूजन दिया हुआ होता है, फिर हमें बताना होता है सही है कि नहीं है कंक्लूजन। तो देखो इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं, कुछ पैन गाय हैं। देखो कुछ हमें अगर दर्शाना होता है तो हम इस तरह से दर्शाते हैं। ये हो गए हमारे पैन और ये हो गई गाय, काओ सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं गाय को हम। ये कुछ वाली जो आ गई हैं ये कुछ हैं जो हमें बताया हुआ है, कुछ पैन क्या है, गाय हैं। तो हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं डायग्राम। फिर है सभी कुत्ते पैन हैं। अब सभी कुत्ते जो हैं पैन हैं। अब देखो इसका हमें कैसे बनाना है, सभी कुत्ते हमसे बोला गया है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे कुत्तों का। तो इसको मैं बाहर लिख देती हूँ, डॉग अंदर नहीं आएगा, लेकिन पैन के अंदर हमने बनाए हैं डॉग, ठीक है, क्योंकि हमसे बोला गया है सभी कुत्ते हैं पैन। अगर हमसे बोला जाता सभी पैन कुत्ते हैं तो हम इसके ऊपर ड्रॉ करते इसे, लेकिन हमसे बोला गया सभी कुत्ते पैन हैं तो कुत्ते हम इसके अंदर बनाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा डायग्राम, इस तरह से ही डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब हमसे निष्कर्ष हमें बताना है, निष्कर्ष पढ़ के आंसर देना है हमें। कुछ कुत्ते गाय हैं। अब देखो कुत्ते यहाँ पर हैं,
और गाय है यहाँ पर, तो कोई रिलेशन दिख रहा है क्या इसमें? तो कोई रिलेशन हमें दिख नहीं रहा है इसमें, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा रोंग। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। इसके बाद है कंक्लूज़न। इसके बाद है कुछ गाय कुत्ते हैं। कुछ गाय जो हैं कुत्ते हैं, क्या आपको डायग्राम में ऐसा कुछ दिख रहा है? तो हमें बिल्कुल नहीं दिख रहा है ऐसा, तो ये भी रोंग हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, क्योंकि डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हमें गलत लग रहा है तो ये हो जाएगा गलत। तो कोई भी फॉलो नहीं करता है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ इस तरह का ही है ये भी। ये देखो, ये डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। सिलोजिज्म जो है ये आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन से। ये इसका आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका कंसेप्ट समझ लेता है जो, वो सॉल्व कर लेता है कितने भी टफ क्वेश्चन हो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी उलझ सकते हैं आप। कथन दिया हुआ है सभी फुटबॉल खिलाड़ी छोटे हैं। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सभी फुटबॉल खिलाड़ी, ये फुटबॉल खिलाड़ी हो गए, ये इसको मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। फुटबॉल खिलाड़ी क्या हैं, छोटे हैं। तो इसका डायग्राम हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ लिख लेंगे छोटे, छोटे लिख लेते हैं यहाँ पर। सोनू छोटा है। अब देखो यहाँ पर कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया गया घुमाने वाला। सोनू छोटा है, तो छोटा है तो इसको हम अलग बनाएंगे, ये बाहर चला गया, ये हम इसमें बनाएंगे। तो हमें फुटबॉल से कनेक्ट नहीं करना है इसका सर्कल, इसको हम अलग ही बनाएंगे। तो ये यहाँ बाहर लिख देते हैं सोनू। कुछ इस तरह से इसका डायग्राम ड्रॉ होगा। अब देखो निष्कर्ष हमें क्या दिया हुआ है, सोनू एक फुटबॉल खिलाड़ी है। अब देखो फुटबॉल से तो इसका कोई लेना देना नहीं है, फुटबॉल खिलाड़ी सारे छोटे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सोनू फुटबॉल खिलाड़ी है। तो अब क्योंकि देखो ये डायग्राम में हमें बिल्कुल इनका दोनों का कनेक्शन नहीं है कोई आपस में, तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। अब दूसरा हमें स्टेटमेंट दिया, कंक्लूज़न दिया हुआ है सोनू एक फुटबॉल खिलाड़ी नहीं है। अब देखो इसमें रिलेशन नहीं है, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि सोनू एक फुटबॉल खिलाड़ी है। अगर है, सही नहीं हो रहा है स्टेटमेंट इसमें डायग्राम में, तो सोनू एक फुटबॉल खिलाड़ी नहीं है, ये बात भी सच होती है, तो ये कंक्लूज़न भी हो जाएगा गलत। अब देखो ये जो समझने वाली बात है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप समझ गए होंगे, अगर नहीं है तो उलझ गए होंगे आप। अब देखो दोनों रॉन्ग हो गए, तो कुछ लोग सोचेंगे कि इसमें आना चाहिए आंसर ना तो 1 और ना ही 2, लेकिन इसका आंसर होगा आइदर 1 आइदर 2। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके लिए आपको, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका कंसेप्ट समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि कुछ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं, जैसे सम और सम नोट का कंसेप्ट होता है कुछ, तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ये आए हुए हैं, सेम एंटिटीज़ आई हुई हैं, सोनू और फुटबॉल खिलाड़ी, तो इसलिए ये इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस। अगर आप किसी टॉपिक पर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर आऊँगी, नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज।